हेलो एवरीवन, वेलकम एंड गुड मॉर्निंग गाइज। सो गाइज, दृष्टि करंट अफेयर्स की मैगजीन जो हम कर रहे हैं उसमें आज उसको कंटिन्यू करते हुए ही आज पार्ट नंबर 12 पे हम पहुंच चुके हैं। बहुत जल्दी हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। और आज मैं कहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, जहाँ से कल छोड़ा था हमने अद्यतन पर्यावरण विज्ञान। इससे आगे तक हम करवा चुके थे, आज इससे इससे पीछे तक करवा चुके थे, इससे आगे आज हम पढ़ेंगे। ठीक है। सो अगर किसी को इसकी PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जाके ले सकते हैं। NTPC ट्रेंडिंग जी के टेलीग्राम चैनल का नेम है, आप वहाँ से इजीली ले सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्मॉग टावर के बारे में यहाँ पे कुछ एक न्यूज़ दी हुई है, उसको पढ़ते हैं। क्या है कि नीले आकाश हेतु स्वच्छ वायु के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय दिवस, थोड़ा सा लंबा सा नाम है, 2nd इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई के अवसर पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने आनंद विहार नई दिल्ली में भारत के पहले क्रियाशील फंक्शनल स्मॉग टावर का उद्घाटन किया है। अच्छा, स्मॉग, बस ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रखनी। क्या याद रखना है कि अभी रिसेंटली स्मॉग टावर, भारत का पहला स्मॉग टावर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो नई दिल्ली में किया गया है। राइट। और फिर एक और थिंग हम इसमें से निकाल सकते हैं कि नीले आकाश हेतु स्वच्छ वायु का दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, ऐसा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है गिवन यार। 7 सितंबर, यस यस यस, 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई मनाया जाता है। ओके। और इस बार का जो इसका सब्जेक्ट है वो क्या है, स्वस्थ वायु और स्वस्थ ग्रह। स्वस्थ वायु स्वस्थ ग्रह, ये रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक एयर प्यूरीफायर के रूप में कार्य करेगा, ये तो सबको पता ही है, स्मॉग टावर। इसके बारे में न्यूज़ भी आपने सुनी होगी। सो बस इतना ही, आपको बस इतना ही याद रखना है कि भारत का पहला स्मॉग टावर कहाँ पे उद्घाटन किया गया उसका, तो न्यू दिल्ली। और इसी अवसर पर राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP, अच्छा ये पूछा गया था 2020 के एग्जाम में कि एक मतलब मैचिंग वाले क्वेश्चन में आया था कि NCAP कब स्टार्ट किया गया था, तो 2017 में किया गया था आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है। वैसे आपको एक बार चेकआउट कर लेना चाहिए इसको। ओके। के अंतर्गत गैर प्राप्ति शहर और नॉन अटेनमेंट सिटीज़ में वायु प्रदूषण नियमन के लिए प्राण नामक एक पोर्टल का शुभारंभ भी किया गया है। हिंदी में प्रण लिखा हुआ है। ओके, प्रण या प्राण कुछ भी पढ़ सकते हैं आप इसको। तो वायु प्रदूषण के नियमन के लिए प्राण नामक एक पोर्टल भी शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं। एक अन्य स्मॉग टावर के बारे में भी बात यहाँ पे की गई है। एक चंडीगढ़ में भी लगाया गया है और कनॉट प्लेस नई न्यू दिल्ली में भी इसका एक स्मॉग टावर लगाया गया है। सॉरी, एक है अब ये पराग कैलेंडर। ये क्या है, 6 सितंबर 2021 को पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च और पंजाब विश्वविद्यालय में चंडीगढ़ के लिए एक पराग कैलेंडर विकसित किया है। यह भारत के किसी शहर के लिए अपनी तरह का प्रथम प्रयास है। और क्या क्या इसमें, ठीक है। पराग कैलेंडर को याद रखिए कि पराग कैलेंडर कहाँ पे विकसित किया गया है, चंडीगढ़ के लिए विकसित किया गया। ठीक है, और भारत का अपनी तरह का पहला कैलेंडर है ये। ओके। सो अब आगे बढ़ते हैं। ओके, देयर इज नथिंग, यस। प्रथम डुगोंग संरक्षण रिजर्व, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। प्रथम डुगोंग संरक्षण रिजर्व, तमिलनाडु सरकार ने देश के पहले डुगोंग सर्वेक्षण नहीं, डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व की स्थापना की है। किसने, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल आई डोंट थिंक कि पूछा जाएगा वेल, लेकिन फिर भी याद रखिए, अधिरमपट्टिनम से अमापट्टिनम। ठीक है, अधिरमपट्टिनम से अमापट्टिनम, नाम भी अजीब होते हैं साउथ के। तो भारत का प्रथम डुगोंग संरक्षण, बार मैं सर्वेक्षण ही बोल दे रही हूँ। भारत का प्रथम डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ पे, तो तमिलनाडु में। ओके। ये डुगोंग भारत में पाए कहाँ जाते हैं, तो मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी तथा अंडमान एवं निकोबार में पाए जाते हैं। और IUCN ने इसको किस कैटेगरी में रखा है, तो वल्नरेबल की कैटेगरी में रखा है गाइज IUCN ने। ओके, इसको ये भी पूछा जा सकता है कि डुगोंग जो है इसको IUCN ने किस कैटेगरी में रखा है, तो वल्नरेबल की श्रेणी में रखा है। और ये डुगोंग है क्या, तो ये एक स्तनपायी जलीय जीव है। इसे समुद्री गाय के रूप में भी जाना जाता है, सी कॉबिस को बोलते हैं। ठीक है, और डुगोंग दिवस कब मनाया जाता है, 28 मई को मनाया जाता है। एक्चुअली चर्चा में है तो पूछा जा सकता है, जैसे एक बार पूछा गया था कि वर्ल्ड टर्टल डे कब मनाया जाता है,
23 दिसंबर को मनाया जाता है ना, तो उसी प्रकार से ये भी पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड डुगोंग डे कब मनाया जाता है, 28 मई। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लें। भारत का प्रथम डुगोंग संरक्षण के सेंटर कहाँ पे बना है, तमिलनाडु में बना है। और डुगोंग जो है आयुष्मान की किस कैटेगरी में है, तो वल्नरेबल की कैटेगरी में है। और डुगोंग है क्या, एक स्तनपाई जलीय जीव है, समुद्री गाय के रूप में भी इसको जाना जाता है। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये भी चीज़ याद रखिए। मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी तथा अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। सीसा युक्त पेट्रोल से वैश्विक मुक्ति। तीसरा 2021 को 20 वर्ष चले लंबे अभियान के पश्चात UNEP ने विश्व को सीसा युक्त पेट्रोल से मुक्त घोषित कर दिया। ये भी अच्छा है क्योंकि 20 ईयर्स के बाद ऐसा हुआ है, एक लंबे अभियान के चलने के पश्चात, तो इम्पोर्टेंट है। UNEP ने विश्व को सीसा युक्त यानी कि लीडेड पेट्रोल से मुक्त घोषित कर दिया है। लीडेड नहीं, लेडेड बोलेंगे, लेड बोलते हैं ना सीसा को, तो आई थिंक वही बोलेंगे। लेडेड पेट्रोल से मुक्त घोषित कर दिया है विश्व को UNEP ने। UNEP क्या है ये तो आपको पता ही है। और जुलाई 2021 में अल्जीरिया सीसा युक्त पेट्रोल के प्रयोग की समाप्ति की घोषणा करने वाला अंतिम देश बन गया है। अच्छा, पहला कौन था ये भी कहीं दिया हुआ है क्या? अल्जीरिया जो है अंतिम देश बना है लेडेड पेट्रोल से मुक्त होने वाला। ओके, और पहला कौन सा है ऐसा तो यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं है, तो बस आप इतना ही याद रखिए कि UNEP ने विश्व को लीडेड पेट्रोल से मुक्त घोषित कर दिया है और अल्जीरिया अंतिम देश बना है ऐसा करने वाला। बस, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। आगे बढ़ते हैं। 4 नए भारतीय रामसर स्थल, तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता है। और इसके बारे में आपको पता भी होगा ऑलरेडी कि अभी रिसेंटली 4 नए रामसर स्थल बने थे। कौन कौन से थे? 2 गुजरात के थे और 2 हरियाणा के थे। ठीक है, और बधावना और थोल झील ये तो थे गुजरात के, और हरियाणा के कौन कौन से थे? भिंडावास और सुल्तानपुर। यहाँ पे गिवन है, देखिए। गुजरात के 2 थे, बधावना और थोल झील, और हरियाणा के थे भिंडावास और सुल्तानपुर। ठीक है, ये 4 और ऐड होने से रामसर स्थल की संख्या भारत में कितनी हो गई है? 46। ठीक है, 46 हो गए हैं। और बस इतना ही। अब तो ये तो आपको पता ही होगा अब। अच्छा, टोटल जो वर्ल्ड में जो कितनी रामसर साइट्स हैं, तो 2431। ठीक है, क्या पता स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ये भी पूछ ले कि विश्व में अब कितनी हो गई है संख्या, तो 2431 हो गई है। और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं गाइस। ठीक है, हाँ, ये चीज़ आपको याद रखनी है, अगर आप याद रख पाओ तो, कि भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य जो है ये मानव निर्मित, ठीक है, मानव निर्मित मीठे पानी की झील है, फ्रेश वाटर की आर्द्र भूमि है ये। ठीक है, ओके। और हरियाणा की सबसे बड़ी है ये, हरियाणा के झज्जर में है। ऐसा कुछ नहीं है, अब मत पढ़िए आप इससे ज़्यादा, बस 4 कौन कौन से वो याद रखिए, कितने हो गए हैं ये याद रखिए, और टोटल कितने हैं ये याद रखिए। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। सूर सरोवर, इसको एक कीठम झील के नाम से भी हम लोग जानते हैं, एक मानव निर्मित जलाशय है जो कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में है, क्योंकि UPSC के एग्जाम में इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। और इसका नामकरण महाकवि सूरदास के नाम पर किया गया है। पहले इसका नाम क्या था? कीठम झील था, और सूरदास के नाम पे करने से अब इसका नाम हो गया है सूर सरोवर। ओके, लोनार झील कहाँ पे है? महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित है, और लोनार झील भारत में स्थित एकमात्र क्रेटर झील है। ये कुछ याद करने वाले थिंग्स हैं हमारे लिए। ठीक है, इनको याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। भारत में कुल रामसर साइट जो 46 हैं। सारी याद करनी है ऐसा कुछ नहीं है, सारी याद मत कीजिए, इतना सारा कैसे याद होगा? ठीक है, इतना सब कुछ याद हो भी नहीं सकता, 46 के 46 कैसे याद हो जाएंगे? हाँ, बस पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। रामप्पा मंदिर तथा धौलावीरा, ये भी इम्पोर्टेंट है गाइज। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते ही आते हैं। अब आना कौन सा है ये इतना श्योरली हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, ये सारे ही इम्पोर्टेंट हैं जो भी हम पढ़ रहे हैं। तो रामप्पा मंदिर तथा धौलावीरा। अच्छा, ये रामप्पा मंदिर जो है ये कहाँ पे है? तेलंगाना में है। और इस रामप्पा मंदिर का एक और नाम है, देखते हैं यहाँ पे क्या है।
यहाँ पे तो गिवन भी नहीं है रामप्पा मंदिर का अनदर नेम। ठीक है, नहीं है गिवन तो कोई बात नहीं, रामप्पा ही याद रखिए आप। रामप्पा मंदिर तथा धौलावीरा विश्व धरोहर स्थल घोषित। सबसे पहले ये बताइए, विश्व धरोहर दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को, राइट। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने 44वीं वार्षिक बैठक के मध्य चीन के फुझोऊ में संपन्न हुई है। सबसे पहले तो ये भी चीज़ याद रखनी है, क्योंकि ये भी एग्जाम में आया था एक बार ऐसा क्वेश्चन कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट, मतलब ये इसकी जो वार्षिक बैठक है वो कहाँ पे होती है, ऐसा कुछ आया था। तो कहाँ पे हुई है? तो चीन के फुझोऊ में हुई है। ठीक है, चीन के फुझोऊ में हुई है जुलाई 2021 में। डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, बस मंथ और ईयर याद रखिए। जुलाई 2021 में चीन के फुझोऊ में ये बैठक संपन्न हुई है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स वाली। और इसमें 34 नए, विश्व भर के 34 नए स्थलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। पूरे वर्ल्ड से कितने? 34। भारत से कितने? 2। कौन कौन से? रामप्पा मंदिर तथा धौलावीरा। अच्छा, रामसर में तो 4 किए गए हैं और विश्व धरोहर में 2 किए गए हैं। कौन कौन से हैं? तो रामप्पा मंदिर और धौलावीरा। इन स्थलों में 29 तो सांस्कृतिक हैं, जो 34 नए विश्व धरोहर स्थल शामिल किए गए हैं पूरे वर्ल्ड से। 29 तो उसमें सांस्कृतिक हैं और 5 प्राकृतिक हैं। ठीक है, और ये वर्ल्ड के बारे में हमको इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हमको ये पढ़ना है कि हमें इंडिया से। अच्छा, ये चीज़ तो याद रखने की गाइस, ध्यातव्य है कि इस बैठक में ब्रिटेन की लिवरपूल मैरीटाइम मर्केंटाइल जो सिटी है उससे विश्व धरोहर स्थल का दर्जा छीन लिया गया है। ठीक है, एक अपोजिट न्यूज है कि किसी को तो शामिल किया गया है, किसी से दर्जा छीना गया है। तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है हमारे एग्जाम के लिए। तो ब्रिटेन का जो है ये लिवरपूल मैरीटाइम मर्केंटाइल सिटी। ठीक है, एक बार और पढ़ देते हैं। लिवरपूल मैरीटाइम मर्केंटाइल सिटी से विश्व धरोहर का दर्जा छीन लिया गया है। 2004 में इसको शामिल किया गया था और अब ये इससे छीन लिया गया है। और छीनने वाला, दर्जे को खोने वाला विश्व का 3रा स्थल बन गया है ये। इससे पहले भी 2 का छीना जा चुका है। मतलब अन्य 2 कौन से थे ये यहाँ पे गिवन भी है, लेकिन इनको आप पढ़िए मत गाइज। इतना बस इतना याद रखिए कि अब कौन किससे छीना गया है। और अब हम अपने यहाँ की बात कर लेते हैं। तो रामप्पा मंदिर तेलंगाना में तथा सैंधव स्थल है ये धौलावीरा, तो आपको पता ही है। और ये भी आपको पता ही होगा कि अभी यूपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था 10 अक्टूबर को, उसमें भी पूछा गया था। ठीक है, मुझे लग रहा है कि एक ये वाला क्वेश्चन धौलावीरा वाला और एक वो राइट टू प्राइवेसी, यही एकदम से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे जिनको हाँ हम कह सकते हैं कि यस ये हमने सही किया। वरना बाकी तो डीप अंडरस्टैंडिंग वाले थे, उनमें समझ, मतलब उनको ना हम कह नहीं सकते कि सही है या गलत, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड थे ही नहीं वो क्वेश्चन। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। रामप्पा मंदिर को 39वां और धौलावीरा को 40वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। ओके, 39वां रामप्पा एंड 40वां धौलावीरा, 40 हो गए हैं अब टोटल। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा काम यहाँ से हो चुका है। भारत में कुल कितने हैं? 40 हैं, जिसमें से 32 तो सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और एक मिश्रित श्रेणी में शामिल है। ओके, इतनी ही बात बस आप लोग याद रखिए, इससे ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, मैंने कहा था ना कि इसका एक और नाम है। तो रामप्पा मंदिर का नाम जो है दूसरा काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर भी है। ओके, काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, जिसको हम रामप्पा मंदिर भी बोलते हैं, तेलंगाना राज्य के मुलुगु जिले में पालमपेट गांव में स्थित है। गांव कहाँ याद रहेगा यार। तो आगे क्या है? आगे कुछ भी नहीं है। शिव का मंदिर होने के कारण इसे रुद्रेश्वर मंदिर कहा जाता है। ठीक है, ओके। मार्को पोलो द्वारा इस मंदिर को, अच्छा ये चीज़ ना गाइस याद रखने की है। जैसे अभी यूपीएससी के एग्जाम में आया था एक 64 योगिनी मंदिर है जो एमपी में है। तो ये क्वेश्चन मेरा सही हो गया है। क्यों सही हो गया? उसका एक रीज़न ये था, एक तो वो एलिमिनेशन से सही हो रहा था। ठीक है, उसमें जो एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट था कि ये भारत में एकमात्र है ऐसा मंदिर। तो एकमात्र मंदिर तो ऐसा नहीं होगा, तो इसीलिए अगर उस ऑप्शन को एलिमिनेट अगर आप कर रहे हो तो आपको इजीली आंसर मिल रहा था उसका। ठीक है, तो इसलिए वो बहुत सारे बच्चों का सही हो भी गया होगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे है कि मार्को पोलो द्वारा इस मंदिर को क्या कहा गया है? दक्कन के मध्ययुगीन मंदिरों की आकाश गंगा का सबसे चमकीला तारा। कौन से मंदिर को? रामप्पा मंदिर को, जिसको हम रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मार्को पोलो कहाँ का था? ये यात्री मोरक्को से आया था आई थिंक।
मोरक्को से आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था, राइट। गलत हूँ या मैं सही हूँ? नहीं, वो तो इब्न बतूता आया था, राइट। सॉरी गाइज, मार्को पोलो तो ये एक चीनी यात्री था, ठीक है, ओके। एक्चुअली इब्न बतूता आया था MBT के दरबार में, तो ओके। सो अब हम यहीं पे एक बार फिर से इस चीज़ को पढ़ लेते हैं। मार्को पोलो द्वारा इस मंदिर को दक्कन के मध्ययुगीन मंदिरों की आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा किसको कहा गया है? तो रुद्रेश्वर मंदिर को कहा गया है। इस तरीके के स्टेटमेंट्स ना UPSC में ज़्यादा बन जाते हैं। गुजरात के कच्छ जिले में से धौलावीरा एवं हड़प्पा कालीन स्थल को विश्व धरोहर सूची में स्थान दिया गया है। यह सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा भारत का पहला स्थल है, ठीक है, ओके। ये तो हमारे UPSC में भी आया था। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो कुछ स्टैटिक्स फैक्ट हैं, आपको पढ़े ही होंगे आपने, जब आपने ये पढ़ा होगा तो। अब ये यहाँ पे ये है 14 बाघ अभ्यारण्यों को CATS की मान्यता, ठीक है। तो अभी रिसेंटली 29 जुलाई 2021 को पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार उत्कृष्ट बाघ संरक्षण प्रयास हेतु भारत के 14 बाघ अभ्यारण्यों को CATS की मान्यता प्रदान कर दी गई है। किसको करी गई है? तो मानस, काजीरंगा, ओरांग, सतपुड़ा, कान्हा, पन्ना, पेंच, वाल्मीकि, दुधवा, सुंदरबन, परम्बिकुलम। आपको ना बस इतना पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे हैं। तो मानस, काजीरंगा, ओरांग कहाँ पे? असम में है। सतपुड़ा, कान्हा, पन्ना मध्य प्रदेश में है। पेंच महाराष्ट्र में है। वाल्मीकि बिहार में है। दुधवा उत्तर प्रदेश में है। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है। परम्बिकुलम केरल में है। मधुमलाई, अन्नामलाई तमिलनाडु में है। बांदीपुर कर्नाटक में। एक्चुअली अगर किसी को ये वैसे ही सबको पता होंगे, मुझे पता है आप लोगों को सबको पता होंगे ये, क्योंकि आप लोग UP PCS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपने ये मैप के थ्रू याद किए होंगे, ठीक है। मैप बनाया होगा आपने इंडिया का और फिर इनको वहाँ पे लगाया होगा, राइट। तो ये इनमें से कोई सा नाम ऐसा नहीं है नया सा हो जो आपको ना पता हो, सारे के सारे आपको पता होंगे, ठीक है। तो इन 14 को CATS की मान्यता प्राप्त हो चुकी है और इससे पूर्व भी 3 स्थलों को पहले ही प्राप्त हो चुकी है। वो कौन कौन से हैं? वो ये हैं लैंसडाउन, रामनगर और 24 परगना। ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो अभी बस इतना ही पूछा जाएगा, अगर पूछा भी जाएगा तो, क्योंकि 14 हैं, 14 का नाम तो नहीं पूछा जाएगा। बस इतना जरूर पूछा जा सकता है कि कितने टाइगर रिजर्व को CATS की मान्यता दी गई है, तो 14 को दी गई है, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। ये भी है कि उल्लेखनीय है कि नेपाल के चितवन राष्ट्रीय उद्यान एवं सिखोते अलिन राष्ट्रीय उद्यान रसिया का है, ये को भी CATS की मान्यता प्राप्त है। तो ये CATS बार बार पढ़ तो लिया आपने, लेकिन ये CATS है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। CATS कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड, ठीक है, मतलब बाघ संरक्षण, अच्छे से बाघों का संरक्षण हो उसके लिए एक योजना होती है, ठीक है। स्वैच्छिक और स्वतंत्र है एक्चुअली ये योजना। और WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के बाघ एवं संरक्षण क्षेत्र विशेषज्ञों द्वारा इसको विकसित किया गया है। यह योजना 13 टाइगर रेंज क्षेत्रों नहीं देशों, टाइगर रेंज कंट्रीज के बाघ संरक्षण क्षेत्रों में प्रबंधन की प्रभावकारिता में सुधार हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों को प्रोत्साहन प्रदान करती है। और CATS को लॉन्च कब किया गया है? 2013 में, ओके। अच्छा, इसका जो लक्ष्य होता है वो क्या होता है कि जंगली बाघों की संख्या को ना दुगुना करना है, ठीक है, दुगुना करना है बाघों की संख्या को। और वर्तमान में 13 में से 7 टाइगर रेंज देशों में कार्यान्वयन किया जा रहा है। कौन से देशों में किया जा रहा है इसको छोड़िए, क्योंकि ये याद रहना भी नहीं है, बस आप इतना याद रखिए कि अभी 14 को CATS की मान्यता प्रदान की गई है। अब आते हैं यहाँ पे मगरमच्छ संरक्षण। तो केंद्रपाड़ा उड़ीसा देश का एकमात्र ऐसा जिला बन गया है, एकमात्र बना है, इंपॉर्टेंट है, एकमात्र ऐसा जिला बन गया जहाँ देश में पाई जाने वाली मगरमच्छ की 3 प्रजातियों की उपस्थिति है। मगरमच्छ की 3 प्रजातियाँ होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? तो ये यहाँ पे गिवन है, इधर कौन कौन सी हैं। एक तो घड़ियाल, एक मगर और एक खारे पानी का मगर। नाम इनके इंग्लिश में थोड़ा सा अजीब से ही दिख रहे हैं मुझको, पढ़े भी नहीं जाएंगे। गैविलियस गैंगेटिक्स, सॉरी, क्रोकोडाइल पोलोस्ट्रेस, मतलब
कुछ क्या बोलते हैं इनको, केमिकल नेम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, साइंटिफिक नेम। ओके, साइंटिफिक नेम्स जो होते हैं वो थोड़े से वैसे ही होते हैं, तो पढ़ने में तो आते नहीं वो। क्रोकोडाइलस पोरोसस, क्रोकोडाइलस पोरोसस, ठीक है। इंग्लिश के नाम मतलब इन साइंटिफिक नेम्स को छोड़कर आपको हिंदी नाम ही याद रखिए कि भारत में मगरमच्छ की 3 प्रजाति पाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं? घड़ियाल है, मगर है और खारे पानी का मगर है, ठीक है। और दोबारा से पढ़ लेते हैं इसको एक्चुअली। तो मगरमच्छ संरक्षण, केंद्रपाड़ा जो है उड़ीसा का एकमात्र ऐसा जिला बन गया है जहाँ पर तीनों प्रजातियां पाई जाती हैं मगरमच्छ की। और केंद्रपाड़ा के वन अधिकारियों ने पैका नदी में एक जीवित शिशु घड़ियाल का पता लगाया है। जीवित शिशु घड़ियाल का पता लगाया। कौन सी नदी? पाइका। पाइका नदी कहाँ पे बहती है? तो ओडिशा में फ्लो करती है। अच्छा, ओडिशा का ही एक पाइका विद्रोह भी है, आपने सुना होगा। जो पाइका विद्रोह हुआ था उसको अब 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से पहले हुआ था एक्चुअली वो, तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई उसी को डिक्लेयर कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। पता है ना आप लोगों को, पता ही होगा, करंट अफेयर्स में था ये। पहले हम लोगों को क्या पता था? ये पता था कि हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम था प्रथम वो 1857 वाला था, लेकिन नहीं, उससे भी पहले जो हुआ पाइका विद्रोह ओडिशा में हुआ था उसको अब डिक्लेयर कर दिया गया। आपने पढ़ा ही होगा ऑलरेडी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो CITES के बारे में हम लोग पढ़ लिए। कितने टाइगर रिजर्व को CITES डिक्लेयर किया गया है? 14 को। डीप ओशन मिशन के बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो 16 जून 2021 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने डीप ओशन मिशन गहरे समुद्र अभियान को मंजूरी दी है। गहरे समुद्री अभियान डीप ओशन मिशन को मंजूरी दी है। 5 वर्ष की अवधि के लिए इसको लागू किया जाएगा। और बस इतना ही याद रखिए, 5 वर्ष के लिए इसको लागू किया जाएगा। डीप ओशन मिशन को करेगा क्या ऐसा? अगर यहाँ पे कुछ गिवन होगा इधर तो देखते हैं। ये डीप ओशन मिशन जो है एक बहुमंत्री स्तरीय बहुविषयक कार्यक्रम है, मल्टी मिनिस्टेरियल और मल्टी डिसिप्लिनरी कार्यक्रम है और एक केंद्रीय क्षेत्र की परियोजना है। पृथ्वी विज्ञान ही करेगा। डीप ओशन मिशन है तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ही करेगा, ठीक है। और ओके, इसके तहत 3 व्यक्तियों को समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक ले जाने हेतु एक मानवयुक्त मैन्ड सबमर्सिबल का विकास किया जाएगा, ठीक है। डीप ओशन मिशन एक्चुअली 6000 मीटर की गहराई तक ले जाना है 3 व्यक्तियों को, और उसके लिए एक मैन्ड सबमर्सिबल का विकास किया जाएगा। और अभी तक ऐसी जो सुविधा है वो कुछ देशों के ही पास है, जैसे कि अमेरिका, फ्रांस, जापान, रशिया, चीन ही इस प्रौद्योगिकी से लैस है, ठीक है। अब भारत भी ऐसा करने जा रहा है। डीप ओशन मिशन, उसके लिए 3 लोगों को वो नीचे भेजेगा गहरे पानी में 6000 मीटर तक, और उसके लिए एक ये उसी के लिए है ये मिशन। और भारत का लक्ष्य क्या है? $100 बिलियन से अधिक की ब्लू इकोनॉमी प्राप्त करना है, ठीक है। डीप ओशन मिशन के माध्यम से एक ब्लू इकोनॉमी प्राप्त करना भारत का लक्ष्य है। ध्यातव्य है कि संयुक्त राष्ट्र ने, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है गाइज, ध्यातव्य है कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2021 से 30 को ये जो दशक है 2021 से 2030 वाला, इसको सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान का दशक घोषित किया है, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, आ सकता है एग्जाम में, ओके। किसी भी एग्जाम में आ सकता है, ऐसा नहीं यूपी PCS में या ROI में आ सकता है। यूपी कौन सा भी लोअर का एग्जाम है 21 अक्टूबर को, तो उसमें भी आ सकता है। तो जो 21 से 30 तक का जो दशक है ये जो 10 साल हैं, इनको संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान का दशक घोषित किया है। फरवरी 2019 में प्रतिपादित भारत सरकार के विजन न्यू इंडिया 2030 में ब्लू इकोनॉमी को समृद्धि के 10 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एक माना गया है, ठीक है। न्यू इंडिया में ब्लू इकोनॉमी को, ओके। डिजिटल ओशन, ये क्या है? तो महासागर डेटा प्रबंधन के लिए लॉन्च किया गया अपनी तरह का पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजिटल ओशन है। डिजिटल ओशन एक बार और पढ़ लेते हैं। महासागर डेटा प्रबंधन के लिए लॉन्च किया गया अपनी तरह का पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजिटल ओशन है, ठीक है। किसने विकसित किया है? तो इनकोइस ने। इनकोइस का जो हेडक्वार्टर है बता सकता है कोई कहाँ पे है? इनको इसका हेडक्वार्टर कोई बता सकता है कहाँ पे? हैदराबाद में है गाइस, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। और जब तूफान वगैरह आने की संभावना होती है ना, तो जो मछुआरों को वहाँ से अलग किया जाता है, समुद्री किनारों से अलग करने के लिए यही वाली एक संस्था जिम्मेदार है, ये इनकोइस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। UN एक्चुअली ये मैंने कई साल पहले पढ़ा था, आज अचानक से याद आ गया। कई साल पहले नहीं, 1-2 साल पहले ही, कई साल पहले, ओके। UNFF16, ये क्या है? UNFF16 तो न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त, कितना टाइम हो गया? 1 सेकंड, 24 मिनट हो गए, ओके। तो
26 से 29 अप्रैल 2021 के मध्य न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में वनों पर संयुक्त राष्ट्र मंच का 16वां सत्र 16th सेशन ऑफ द UN फोरम ऑन फॉरेस्ट आयोजित हुआ है। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। आपको लग रहा है इम्पोर्टेंट है ये? आई डोंट थिंक। छोड़िए इसको यार। मतलब वर्ल्ड एयर क्वालिटी, सबसे पहले तो आपको पता होनी चाहिए एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होता है ना, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक जैसे वो 0 से लेकर आई थिंक 600 तक है, 500 तक है। 0 से 50 तो एकदम क्लियर है, फिर एवरेज है, फिर गुड है, कुछ इस तरीके से आते हैं ना। इनको आप कैटेगराइज जो होता है उसको आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं क्या है ये। स्विट्जरलैंड स्थित वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी IQ एयर द्वारा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 जारी की गई है। और PM 2.5, PM का फुल फॉर्म क्या होता है? पार्टिकुलेट मैटर। ओके, तो 106 देशों के PM 2.5 आंकड़ों पर आधारित है ये। और इसमें जो नंबर 1 है वो कौन है? बांग्लादेश। भारत की रैंकिंग इसमें 3री है। मतलब भारत की जो एयर क्वालिटी है वो एकदम ख़राब ही है, ठीक है। अरे यार ख़राब है, और साथ में ये भी देखिए कि विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी वो हमारी ही है, दिल्ली। सो सैड। लीजिए, अगर सबसे प्रदूषित राजधानी की बात करें तो हमारी न्यू दिल्ली है, एंड अगर सबसे प्रदूषित शहरों की बात करते हैं तो वो भी हमारा ही है, गाजियाबाद। अरे बुलंदशहर भी है, मतलब मेरा डिस्ट्रिक्ट भी है। मुझे लगता तो नहीं है हमारा डिस्ट्रिक्ट इतना गंदा है। ये झूठी रिपोर्ट तो नहीं होती है कहीं, ठीक है। मान ही लेते हैं यार, हम नहीं मानते, इतना गंदा नहीं है, ठीक है। ओके सॉरी। तो सबसे जो प्रदूषित राजधानी है, देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स की रिपोर्ट आई है, उसमें से नंबर 1 पे जो सबसे गंदा देश है वो है बांग्लादेश। हमारा देश आता है नंबर 3 पे, ठीक है। और अगर इसी इंडेक्स में जो सबसे प्रदूषित राजधानी है तो हमारा दिल्ली है, एंड अगर सबसे प्रदूषित शहर की बात करें तो हमारा गाजियाबाद है, ठीक है। गाजियाबाद, बुलंदशहर, यार हमारे मतलब गाजियाबाद, बुलंदशहर और नोएडा, देखिए तीन शहर तो यूपी से ही आ गए। यूपी इतना गंदा है क्या? प्लेटिपस अभ्यारण्य, ये प्लेटिपस क्या नाम है इसको देखते हैं। प्लेटिपस पहली बार सुना है। ऑस्ट्रेलिया के संरक्षणवादियों द्वारा प्लेटिपस के लिए विश्व का प्रथम अभ्यारण्य, विश्व का प्रथम है गाइज, तो इम्पोर्टेंट है प्लेटिपस, क्योंकि एक नया सा नाम है। आई थिंक आप लोगों ने सुना होगा या नहीं सुना होगा, पढ़ लिया होगा पहले ही तो सुन लिया होगा, अदरवाइज कुछ नया सा नाम तो है ही ये। तो ऑस्ट्रेलिया के संरक्षणवादियों द्वारा प्लेटिपस के लिए विश्व का प्रथम अभ्यारण्य स्थापित करने की योजना बनाई गई है। इस योजना में टरोंगा कंजर्वेशन सोसाइटी तथा न्यू साउथ वेल्स। अच्छा, क्या आप लोगों ने, सबसे पहले एक और बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप लोगों ने ऑस्ट्रेलिया का मैप कर रखा है कि नहीं? क्या आप लोगों ने ऑस्ट्रेलिया को कर रखा है कि नहीं? अगर कर रखा है तो आप ये न्यू साउथ वेल्स जो है इसकी मुझे लोकेशन बताइए, कहाँ पे है ये, ठीक है। ओके, हम लोग यहाँ पे जब तक आगे बढ़ते हैं तो बस इतना ही याद रखिए आप कि विश्व का प्रथम प्लेटिपस अभ्यारण्य कहाँ पे स्थापित करने की योजना है? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ओके, प्लेटिपस का वैज्ञानिक नाम ये है ऑर्निथोरिकस एनाटाइनस। हिंदी वाला पढ़ रही हूँ मैं, इंग्लिश वाले को नहीं देख रही हूँ, लेकिन हिंदी वाला भी नहीं पढ़ा जा रहा है यह। अरे प्लेटिपस, इसको हिंदी में एकिडना तो नहीं बोलते हैं? एकिडना हमने पढ़ा था जब हम बायो पढ़ते थे, नहीं पता नहीं, मेरे को नहीं जानकारी, सॉरी। एक्चुअली क्योंकि यहाँ पे ये है ना, अंडे देने वाला एक जहरीला स्तनधारी है, अंडे देने वाला स्तनधारी, तो वो एक्विडना था आई थिंक जब हम पढ़ते थे बायोलॉजी, अब मुझे याद नहीं, सॉरी। आगे बढ़ते हैं। प्लेटिपस का वैज्ञानिक नाम क्या है ये यहाँ पे गिवन है, और IUCN की रेड लिस्ट में इसको निकट संकटग्रस्त घोषित किया गया है यार, नियर थ्रेटेंड, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। बस याद क्या रखना है, पहला प्लेटिपस संरक्षण कहाँ पे है? तो ऑस्ट्रेलिया में। देश का 51वां बाघ अभ्यारण्य है, तो मतलब कि अब देश में कितने बाघ अभ्यारण्य हो गए हैं? 51, ठीक है। टोटल नंबर भी पूछा जा सकता है कि इस टाइम पर भारत में कितने बाघ अभ्यारण्य हैं, तो 51, एक अच्छा सा नंबर है ना, 51, 51 शगुन का नंबर माना जाता है इसको, तो याद रखिएगा। तमिलनाडु सरकार ने राज्य के 5वें, तमिलनाडु का 5वां है और भारत का 51वां है। नाम क्या है? श्री विल्लीपुथुर मेघामलाई।
एक्चुअली अब जब कई जीआई टैग्स मिले थे, एक साथ 5 जीआई टैग्स मिले थे तमिलनाडु के कुछ प्रोडक्ट्स को, तो उनमें भी बिल्ली पुथुर नाम आया था, कईयों में आया था। ठीक है, तो ये बिल्ली पुथुर मेगा मलाई तमिलनाडु का 5वां है। तमिलनाडु में टोटल कितने हैं बाघ अभयारण्य है? 5, और ये अब हो गए हैं इसके समेत भारत में 51। ओके, ये श्री बिल्ली पुथुर सफ़ेद विशाल गिलहरी, अच्छा स्क्वारल बोलते हैं उसको, वही है ना ये? हाँ वही है। तो श्री बिल्ली पुथुर सफ़ेद विशाल गिलहरी वन्यजीव अभयारण्य और मेघामलाई वन्यजीव अभयारण्य को सम्मिलित करके, अच्छा इन 2 को सम्मिलित किया गया है। ठीक है गाइज, ये जो अभयारण्य है श्री बिल्ली पुथुर मेघामलाई, तो आप ना ये 2 अभयारण्य है, इसमें 2 नाम ने आपको 2 नाम दिख रहे हैं, डैश लग रहा है बीच में, श्री बिल्ली पुथुर, तो इसका पूरा नाम है श्री बिल्ली पुथुर सफ़ेद विशाल गिलहरी वन्यजीव अभयारण्य, और एक मेघामलाई, तो इसका पूरा नाम है मेघामलाई वन्यजीव अभयारण्य। इन दोनों को एक करके इसका नाम एक कर दिया गया है श्री बिल्ली पुथुर मेघामलाई बाघ अभयारण्य। तो अब ये 51वां है देश का, और तमिलनाडु का है 5वां। आगे बढ़ते हैं, और अगर 50 में पूछा जाए तो 50 में कौन सा था? कमलांग, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। 51वां है श्री बिल्ली पुथुर मेघामलाई तमिलनाडु का, और 50 में कौन सा था? कमलांग वन्यजीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु के 5 कौन कौन से हैं? तो ये हैं तमिलनाडु के 5, कलक्कड़ है, अन्नामलाई है, मुदुमलाई है, सत्यमंगलम है, विल्लू पुथुर मेघामलाई है। 3 तो मलाई वाले हैं। ठीक है लास्ट में मलाई आ रहा है, अन्नामलाई, मुदुमलाई, मेघामलाई। एक सत्यमंगलम के बारे में तो सबको पता होगा ऑलरेडी, क्योंकि बहुत आता है न्यूज़ में। और कलक्कड़ और आपको मेघामलाई तो कर्ण का ही तो आपको पता ही होगा। एक कलक्कड़ आपको याद रखना है, बस कुछ नहीं याद रखना। भारत में अच्छा जी, एक क्वेश्चन अब आपको याद आ रहा होगा, अगर आपने 2020 वाला पीसीएस दिया है तो पूछा गया था कि भारत में मतलब टाइगर के बारे में कुछ क्वेश्चन था, और जो कि कन्फ्यूजन करने वाला क्वेश्चन था, और उसको आई थिंक ऑब्जेक्शन भी किया गया था और कैंडिडेट्स के द्वारा, और वो गलत भी ठहरा दिया गया था, क्योंकि वो क्वेश्चन था ही अजीब सा। ठीक है, तो कितनी है बाघों की संख्या भारत में? 2967। सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश में, उसके बाद कर्नाटक में, उसके बाद कहाँ पे थे? उत्तराखंड में। सही बोल रही हूँ ना? सबसे ज़्यादा जो बाघ हैं हमारे इंडिया में मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तराखंड, इन्हीं जगह पे हैं। तो आगे बढ़ते हैं अब। हाँ, अरे यहाँ पे गिवन भी है, मैं पता नहीं किधर देखती हूँ। भारत में बाघों की सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश में है 526, एंड देन अच्छा उसके बाद कर्नाटक में, यहाँ पे गिवन नहीं है चीज़, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद उत्तराखंड है। और सर्वाधिक बाघ अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में। जब बाघ सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है तो वहाँ के अभ्यारण्य भी तो वहीं होंगे ना सबसे ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। महाराष्ट्र में है, लेकिन कर्नाटक दूसरे नंबर पर है, यूपी तीसरे नंबर पर। आगे बढ़ते हैं। 40वां भारतीय, कितना टाइम हो गया? 33 मिनट का टाइम हो चुका है। 40वां भारतीय अंटार्कटिक वैज्ञानिक अभियान, तो ये अभियान दक्षिणी सफ़ेद महाद्वीप के लिए देश के वैज्ञानिकों के 4 दशकों के प्रयास का प्रतीक है। 40वें अंटार्कटिक वैज्ञानिक अभियान को मोर्मुगोव बंदरगाह गोवा से रवाना किया गया है। गोवा, अब ये मोर्मुगोव बंदरगाह जो कहाँ पे है? गोवा में है, ये आपको पता ही होगा ऑलरेडी। आपको पता है ना, वेस्ट कोस्ट के और ईस्ट कोस्ट के बंदरगाह सारे पता है ना कौन कौन से? पता ही होगा गाइस। आप क्योंकि पीसीएस के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, छोटे छोटे एग्जाम्स की नहीं कर रहे हो गाइस। ठीक है, सो आपको पता ही होगा, ऑलरेडी आपने पढ़ रखा होगा। और इस अभियान के तहत चार्टर्ड आइस क्लास पोत MV वासिली, ये नाम आपको याद रखना है। पोत का नाम क्या था? तो MV वासिली। ठीक है, MV वासिली गोलोवनिन, ये अंटार्कटिका के 30 दिनों की यात्रा पर रवाना हुआ है। आपको पोत का नाम जरूर याद रखना है, MV वासिली गोलोवनिन। और इस अभियान में शामिल भारतीय दल 27 फरवरी 2021 को भारत तथा 8 मार्च 2021 को मातृ पर पहुंच गया है। हमारे कितने स्टेशन हैं अंटार्कटिका पे? दक्षिण गंगोत्री है, भारती है और मैत्री है। तो ये MV वासिली कहाँ पे पहुंचा है? भारती और मैत्री पे। ठीक है, दक्षिण गंगोत्री पे नहीं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। उल्लेखनीय है कि भारतीय और मैत्री अंटार्कटिका में भारत के 2 स्थायी हैं। तो वो क्या बंद हो गया? दक्षिण गंगोत्री, उसके बारे में तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे गिवन। और ये तो आपको पता ही है ऑलरेडी कि क्या, कि वहाँ पे 3 हैं वहाँ पे 3 अनुसंधान स्टेशन हैं।
अंटार्कटिका में हमारे, जिनमें से 2 स्थायी हैं, भारतीय और मैत्री। 94 दिनों में लगभग 12,000 नॉटिकल मील। अच्छा, 1 नॉटिकल मील में कितने माइल होता है? 1.8 माइल होता है 1 नॉटिकल मील में, पता है ना? यस। तो 12,000 नॉटिकल मील की यात्रा पूरी करने के पश्चात 40वां अंटार्कटिक वैज्ञानिक अभियान अब 10 अप्रैल 2021 को केप टाउन दक्षिण अफ्रीका में लौट आया है। दक्षिण अफ्रीका में क्यों लौट के आया? भारत का था तो भारत क्यों नहीं लौटा? और वर्ष 1981 में भारतीय अंटार्कटिक अभियान को शुरू किया गया था। सबसे पहला अभियान किसके नेतृत्व में था गाइज? S.Z. कासिम, ये नाम आपको याद रखना है, ठीक है। डॉक्टर S.Z. कासिम के नेतृत्व में पहला अंटार्कटिक अभियान हमारा गया था। अभी कौन सा गया है? 40वां गया है। कहाँ कहाँ पे गया है? भारतीय और मैत्री में गया है। कितने सदस्य थे? 40 सदस्य थे। 40 ही मेंबर गए थे ना? नहीं, 40वां था ये, ओके। और उसका नाम क्या था जिस पोस्ट से गए थे? MV वासिली गोलोवानिन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन फिर से इंपॉर्टेंट आ गया। लक्षद्वीप जो है 100% ऑर्गेनिक घोषित किया गया है। 100% ऑर्गेनिक घोषित किया गया है लक्षद्वीप को। अच्छा, लक्षद्वीप की लोकेशन बताइए जल्दी से। अगर आपने मैप देखा है तो लक्षद्वीप की लोकेशन कहाँ पे है? जल्दी से बताइए। और भारत का ऐसा पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जहाँ पे 100% ऑर्गेनिक घोषित किया गया जिसको, ठीक है। इसकी घोषणा किसने की? तो कृषि मंत्रालय ने की है। कौन है कृषि मंत्री? नरेंद्र सिंह तोमर हैं। और 1 नवंबर 2020 को लक्षद्वीप की स्थापना के दिवस पर ऐसी घोषणा की गई है। कब होता है इसका स्थापना दिवस? 1 नवंबर को, ओके। सो वर्तमान में लक्षद्वीप में सभी प्रकार के कृषि कार्य बिना कृत्रिम उर्वरकों एवं कीटनाशकों के प्रयोग के संचालित हो रहे हैं। वाह, क्या बढ़िया है। कितना प्योर सब्जियां वगैरह मिलती होंगी, ठीक है। तो और ये आपको पता ही होगा, सिक्किम जो है 2016 में भारत के साथ साथ विश्व का पहला ऐसा राज्य घोषित किया गया जो पूर्णतः जैविक खेती करता है, ठीक है। ये चीज़ें दोनों आपको याद होनी चाहिए। ये सिक्किम के बारे में आपको पता होगा, पूर्णतः जैविक खेती करता है। और अब इसको आप याद रखिए, लक्षद्वीप को 100% ऑर्गेनिक घोषित कर दिया गया है। स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया इम्पोर्टेंट है। स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया। तो अच्छा, कल मैंने आपसे बोला था कि जो रिपोर्ट आती है, कौन सी रिपोर्ट, पता नहीं कौन सी रिपोर्ट, मैं भूल गई। अभी जब याद आएगा जब बताऊंगी। स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया 2018 केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नई दिल्ली में अखिल भारतीय तेंदुआ आकलन के परिणाम जारी किए। तेंदुआ मतलब तेंदुआ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मंगूच? नहीं, लियो पढ़ा है यार, मतलब पागल हूँ मैं। लिखा हुआ है क्लियरली, स्टेटस ऑफ लियोपार्ड इन इंडिया 2018 रिपोर्ट है ये, और मैं फिर भी क्या बोलती हूँ, देख रहे हो ना आप। ये एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। इसमें क्या हुआ है कि तेंदुओं की संख्या में पिछले अनुमान की तुलना में 62% की वृद्धि हुई है, ठीक है, 62% की। अच्छा, ये बताइए, देश का पहला ऐसा कौन सा राज्य बना है जिसने मानव और वन्य जीव का झगड़ा जो होता है ना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, अरे यार, ओके, यूपी है। मतलब वन्य जीवों से यूपी वाले लोगों को कोई मतलब नहीं, उन तो लोगों के भी झगड़ा नहीं होता है झगड़ा नहीं, संघर्ष। हाँ, मानव वन्य जीव संघर्ष के जो सबसे नंबर 1 पे है, जिसमें नहीं होते हैं मानव वन्य जीव संघर्ष, तो वो कौन सा स्टेट है? यूपी। भारत का पहला यूपी है, ठीक है, ओके। एक इंडेक्स जारी किया गया था ये भी। तो मानव और वन्य जीव संघर्ष में जो सबसे कम जहाँ पे होते हैं यूपी है वो हमारा। एक्चुअली मेरे अंदर ना एक टीचर वाली क्वालिटी तो बिल्कुल है नहीं, क्या बताऊँ आपको, मुझे समझाना नहीं आता, खुद पढ़ रही हूँ बस, ओके, सॉरी। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने पढ़ चुका है स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया 2018 एक रिपोर्ट आई है। और इसमें हुआ क्या है कि जो 62% की वृद्धि हुई है 2014 के मुकाबले, ठीक है, 2014 के मुकाबले 62% की वृद्धि हुई है। और ये क्वेश्चन आ सकता है एक स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में। और इस रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में भारत में 12,852 तेंदुए हैं। एक्चुअली जो 2020 में क्वेश्चन आया था उसमें आया था कि कम से कम 35% तो बाघ अभ्यारण्यों के बाहर रहते हैं, ऐसा कुछ था ना। तो उसी प्रकार से आप इस क्वेश्चन को भी टैकल कीजिएगा, ठीक है, ओके। 12,852 तेंदुए हैं भारत में, 62% की वृद्धि हुई है 2014 के मुकाबले में। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं? तो MP, कर्नाटका और महाराष्ट्र में है।
MP, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा हैं ये। और उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 316। उत्तर प्रदेश में 316। उत्तर प्रदेश में भी बढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे पूरा गिवन नहीं है कि क्या क्या है। गिद्ध संरक्षण कार्य योजना, तो केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश में गिद्धों के संरक्षण हेतु गिद्ध कार्य योजना का शुभारंभ किया है। एक्चुअली आपने पढ़ा होगा कि जो एक इंजेक्शन था डाइक्लोफिनेक, जो कि पशुओं में लगाया जाता था दर्द निवारक के रूप में, एक एनाल्जेसिक के रूप में लगाया जाता था वो। और जब पशु मर जाते थे तो उनको फेंक दिया जाता है, अब तो आपको पता ही है। तो उनको गिद्ध खाते थे और गिद्ध उनको खाते थे, तो गिद्ध भी मर जाते थे। क्यों? क्योंकि वो डाइक्लोफिनेक जो एक इंजेक्शन था उसकी वजह से। ठीक है, तो अब गिद्धों के संरक्षण के लिए ही एक कार्य योजना ये तैयार की गई है, और इसका नाम क्या है? गिद्ध कार्य संरक्षण योजना 2020 से 25, 5 साल के लिए है एक्चुअली। इसको मंजूरी किसने दी है? राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने दी है। और इसमें होगा क्या? वो तो आपको क्लियरली पता ही चल रहा है, इसके नाम से ही गिद्धों का संरक्षण किया जाएगा। और लाल सिर वाले गिद्ध यानी कि रेड हेडेड वल्चर जो होते हैं, और मिस्र के गिद्ध यानी कि इजिप्शियन वल्चर के लिए संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो ये तो अब ज़्यादा कुछ नहीं है पढ़ने यहाँ पे। और ये आपको पता ही होगा ऑलरेडी, पिछले साल का ही करंट अफेयर है ये 2020 का, कि गोरखपुर वन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, पहला वल्चर संरक्षण केंद्र आपको पता ही है कहाँ पे बना है? तो महाराजगंज में बना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूपी का करंट अफेयर है, तो आपको याद रखना है यूपी का पहला नहीं है ये इंडिया का ही पहला हो गया है। ठीक है, ओके। पन्ना विश्व जैव मंडल अभ्यारण्य नेटवर्क में शामिल, तो ये पन्ना जो है विश्व के 18 देशों में स्थित 25 नए स्थलों के यूनेस्को विश्व जैव मंडल अभ्यारण्य नेटवर्क, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है। किसको? पन्ना को। कहाँ पे है? MP में है। ओके, पन्ना को शामिल किया गया है गाइस। किसको किसको किसको? पन्ना पन्ना पन्ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। कितना है ये तो एंड ही नहीं हो रहा है इस वाला, ये वाला करंट फिशिंग कार्ट। इसके बाद अच्छा, यहाँ से रक्षा विज्ञान शुरू होगा, तो अब हम इसको रक्षा विज्ञान को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हम यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो पन्ना तक तो हम कर चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली पन्ना जो है ये 12वां स्थल बना है। पन्ना जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ये वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व में इसको इंक्लूड किया गया है। और कौन सा बना है? भारत का 12वां बना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। और भारत में और भी कौन कौन से भारत के जैव मंडल अभ्यारण्य हैं? तो इनके 16 हैं। ये कौन कौन से? ये आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। पूरी डिटेल तो आप मत पढ़िए कि कब शामिल किया गया, इसको पढ़ेंगे ना आप पागल ही हो जाएंगे सच्ची, इतनी ज़्यादा डिटेल इसमें दे रखी है। आपको बस इतना पता होना चाहिए मोटा मोटी कि अचना कमार कहाँ कहाँ पे है एक्चुअली ये। इनके नाम से ही आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो। जैसे कि आप अगर तैयारी कर ही रहे हो तो आपको पता ही होगा कि अचना कमार अमरकंटक कहाँ पे है। तो अमरकंटक से नर्मदा नदी भी निकलती है, आपने पढ़ रखा होगा। सोन नदी भी निकलती है। कहाँ पे है? तो नर्मदा नदी कहाँ पे बहती है? कहाँ पे बहती है? कहाँ फ्लो करती है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड आई थिंक गुजरात। हाँ, गुजरात में भी है। ठीक है, तो आप लोग अंदाज़ा भी लगा सकते हैं ये कहाँ पे है। तो मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। अगस्त मलाई कहाँ पे? मलाई तो वहीं होती है नीचे, केरल में, तमिलनाडु में, सॉरी। और दिहांग दिवांग अरुणाचल प्रदेश में। नदी भी है दिहांग दिवांग अरुणाचल प्रदेश में बहती है। डिब्रू साइखोवा के बारे में आपको बताइए, असम में है। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है। कंचनजंगा सिक्किम में है। मानस असम में है। नंदा देवी उत्तराखंड में है। नीलगिरी। अच्छा, ये जो स्टार लगा हुआ है ना, स्टार लगा हुआ है, इसको समझ लीजिए आप, ये पूछा गया एग्जाम में, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। नंदा देवी उत्तराखंड में है। नीलगिरी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में है। नीलगिरी तो है ही पश्चिमी और पूर्वी घाट का मिलन स्थल, 3 राज्यों में पड़ता है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। नौकरेक मेघालय में है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। सिमलीपाल उड़ीसा में है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल। कच्छ गुजरात। कच्छकरण गुजरात। शीत मरुस्थल, अच्छा, लूनी नदी यहीं पे लुप्त होती है, कच्छकरण गुजरात में ही। और शीत रेगिस्तान हिमाचल प्रदेश में है। इसमें ज़रूर आप कंफ्यूज हो सकते हैं थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि शीत रेगिस्तान तो लद्दाख में भी है ना, और हिमाचल में है, तो इसमें कंफ्यूज आप हो सकते हैं, मैं मानती हूँ इस चीज़ को। और शेषाचलम पहाड़ी आंध्र प्रदेश में है। और पन्ना मध्य प्रदेश। पन्ना को तो सब जानते हैं।
ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिशिंग कैट चिल्का झील की एम्बेसडर। फिशिंग कैट को चिल्का झील की एम्बेसडर बनाया गया है क्या? देखते हैं क्या चक्कर है। तो चिल्का झील विकास प्राधिकरण, चिल्का झील है कहाँ पे? उड़ीसा में है, ये तो आपको पता होगा। ब्रैकिस वाटर लेक है, भारत की सबसे बड़ी। ठीक है, तो चिल्का झील विकास प्राधिकरण ने फिशिंग कैट को एम्बेसडर बनाया है, मतलब कि राजदूत बनाया है। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लगून तथा भारत के सबसे पुराने रामसर स्थल, भारत का पहला रामसर स्थल है यह चिल्का झील, ओडिशा। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ी खारे पानी की झील और भारत की तो होगी ही फिर सबसे बड़ी। तो अब होगा क्या कि यह प्रयास फिशिंग कैट के संरक्षण में सहायक होगा। जब ये इसको चिल्का झील का एम्बेसडर बना दिया गया है तो फिशिंग कैट का संरक्षण अच्छे से हो जाएगा। और ये होता क्या है, ये फिशिंग कैट तो भारत में एकमात्र जंगली बिल्ली की प्रजाति है ये। ठीक है, और यह चिल्का झील के आसपास पाई जाती है। द फिशिंग कैट प्रोजेक्ट और फिशिंग कैट कंजर्वेशन की भारतीय शाखा द्वारा हाल में संपन्न। ऐसा कुछ नहीं, आगे पढ़े ही मत आप, बस इतना याद रखिए कि चिल्का झील की एम्बेसडर किसको बनाया गया है? फिशिंग कैट को। ठीक है, जंगली बिल्ली की एक प्रजाति है ये। आगे है स्थायी जैविक प्रदूषण पर प्रतिबंध। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में चिरस्थायी जैविक प्रदूषणों पर स्टॉकहोम अभिसमय के तहत सूचीबद्ध 7 रसायनों को प्रतिबंध करने की पुष्टि हो गई। गौरतलब है कि ये रसायन स्टॉकहोम अभियान के अंतर्गत पहले से ही चिरस्थायी जैविक प्रदूषकों POPs, आपको POP आपने सुना ही होगा, फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? तो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स होती है, के रूप में ये सूचीबद्ध हैं। और ये रसायन कौन कौन से हैं? तो ये हैं, ये तो बहुत सारे होंगे, अब इनको सबको थोड़ा ना याद करेंगे हम लोग, बस ये वाले हैं, देख लीजिए आप एक बार। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। तो 6 अक्टूबर 2020 को आयोजित ब्लू फ्लैग इंटरनेशनल जूरी की बैठक में 2020-21 सत्र हेतु दक्षिणी गोलार्ध, जो साउदर्न हेमिस्फीयर है, उसके 157 स्थलों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। ठीक है, इन स्थलों में कैरिबियन, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, इसको हम क्यों पढ़े कैरिबियन, दक्षिण अफ्रीका, और इसको अब तक विश्व के 49 देशों के, इतना भी ये भी नहीं पढ़ना। पढ़ना क्या है हमारे लिए, क्या इम्पोर्टेंट है कि यह पहला अवसर है जब भारत एवं चिली के समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। ओके, मतलब गाइज ऐसा पहली बार हुआ है कि जब समुद्र तटों को भी ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया गया है भारत। और अब और दिया किसको गया है? तो भारत एवं चिली को दिया गया। चिली किस महाद्वीप का देश है? तो दक्षिण अमेरिका का। ठीक है, और एक्चुअली ये ना भारत के 8 समुद्र तटों को दिया गया है। पहली बार मिला है समुद्र तटों को, किन किन कंट्रीज को मिला है? चिली, अच्छा चिली जो है ये प्रशांत महासागर दक्षिण अमेरिका में है, और दक्षिण अमेरिका के ये और साउदर्न और वेस्टर्न तट पे आपको इसको कह सकते हो। ठीक है, अगर आपने दक्षिण अमेरिका का मैप देखा है तो आप इजीली इसको टैकल कर सकते हो। तो कौन सा महासागर है वहाँ पे? प्रशांत महासागर है। और भारत में, तो भारत में जो समुद्री तट है, एक तरफ से अरब सागर लगता है, एक तरफ से हिंद महासागर लगता है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, बंगाल की खाड़ी आई मीन। और भारत के 8 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण प्रदान किया गया है। कौन कौन से हैं वो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये आ सकता है गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूलिएगा मत। इनमें से ऐसे भी दे सकता है कि निम्न में से किस किस को दिया गया है या किसको नहीं दिया गया है ब्लू फ्लैग। तो 8 हैं, 8 के 8 आपको ध्यान रखने हैं। 5 देखिए कौन कौन से हैं। शिवराजपुर है द्वारका में, घोगला, नाम भी अजीब सा ही है, घोगला द्वीप, घोगला है दीव में, कासरकोड है कर्नाटक में, ये तो याद भी नहीं होने के अजीब से नाम है। कासरकोड कर्नाटक में, पदुबिद्री कर्नाटक में, कप्पड़ केरल में, ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश में, गोल्डनपुरी में, राधानगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इनमें से तो एक भी पता नहीं था यार। एनीवेज, तो भारत के 8 को मिला। ऐसे भी पूछा, अगर इजी पूछेगा आपसे तो पूछेगा कि अभी रिसेंटली कितने भारत के कितने स्थलों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है, तो 8 को दिया गया है। और अगर हार्ड क्वेश्चन बनाना होगा एग्जामिनर को तो वो बनाएगा कि किसको दिया गया है या फिर इनमें से किसको नहीं दिया गया है। तो आपको ये याद रखना है कौन कौन से, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। शिवराजपुर, घोगला, कासरकोड, पदुबिद्री, कप्पड़, ऋषिकोंडा। मतलब आपने ना बस एक नाम ही इसमें से इजी सा है, कौन सा? एक शिवराजपुर और एक राधानगर।
एक गोल्डन बीजी चाहिए, बाकी तो साउथ का ही नाम है, आप समझ जाओगे। ठीक है, तो भारत को यह उपलब्धि पहले प्रयास में ही मिली है। ज्ञातव्य है कि अभी तक किसी देश के 8 समुद्र तटों को एक साथ ब्लू फ्लैग नहीं प्राप्त हुआ। देख लीजिए, ऐसा पहली बार हुआ है, और पहली बार हुआ है तो इम्पोर्टेंट है। भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला देश है जिसने केवल 2 वर्षों के पश्चात उपलब्धि हासिल की है। भारत के ये ब्लू फ्लैग समुद्र तट बीच शून्य अपशिष्ट, जीरो वेस्ट और जीरो पॉल्यूशन की अवधारणा के आधार पर विकसित किए गए हैं। ओके, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। पूरे के पूरे 8 को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार भारत में ब्लू फ्लैग समुद्र तटों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। 2 को और मिल चुका है। कौन कौन से हैं वो 2? कोवलम तमिलनाडु, ईडेन पुडुचेरी। ओके, कोवलम तमिलनाडु, ईडेन पुडुचेरी। अब भारत में टोटल 10 है। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे अब रक्षा विज्ञान स्टार्ट होगा, तो थोड़ा सा एक ओवरव्यू कर लेते हैं इसको, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्या क्या दे रखा है इसमें एक्चुअली। अस्मी स्वदेशी पिस्तौल। ओके, ये यहाँ पे प्रमुख युद्ध अभ्यास दे रखे हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, पूछ लिया जाता है, तो इसको भी हम करेंगे। यूपीजी का तो हम कल कर ही चुके हैं, तो आज हम यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, रक्षा वाले जो करंट अफेयर है उसमें हम आज 131 पेजेस तक हम लोग कंप्लीट करेंगे। और यस, यहाँ पे आज हम एंड कर रहे हैं और यहीं से स्टार्ट करेंगे शाम को। ओके, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।